चलें शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक अपने को पढ़ना है उसका नाम है चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ। The new kingdoms that emerged in the Deccan and further south, including the chiefdoms of the Cholas, Cheras, and Pandyas in Tamilikam, the name of ancient Tamil country, which included parts of present-day Andhra Pradesh, Kerala, and Tamil Nadu, they proved to be stable and prosperous. मतलब ये कि जिस वक्त नॉर्थ में मौर्यन एम्पायर का उदय हुआ, मौर्यन एम्पायर अपने पीक पर गया और अल्टीमेटली फिर उसका डिस्लाइन हुआ, इस पूरे वक्त में साउथ में भी नई किंगडम्स का इमरजेंस हो रहा था। इसमें भी डेक्कन और डेक्कन से अगर नीचे की तरफ बात की जाए, जो प्रोमिनेंटली ये जो आपका इलाका पड़ता है डेक्कन से नीचे की तरफ में इंडिया का जो इंडियन पेनिनसुला का जो पोर्शन है, इसमें हमको नए किंगडम्स एंड चीफडम्स का इमरजेंस होते हुए दिखता है। इसमें भी तीन आपके प्रोमिनेंट चीफडम्स हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। एक है चोलास, दूसरे हैं चेरास और तीसरे हैं पांड्यास। इनका उदय जिस क्षेत्र में हुआ था उसको बोला जाता है तमिलिकम। तमिलिकम का मतलब होता है एंशियंट तमिल कंट्री, और यह क्षेत्र आज का जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, वो आज का पूरा केरला और आज का पूरा तमिलनाडु, इन तीनों के क्षेत्रों को अगर मिला दिया जाए तो जो एरिया बनकर तैयार होता है उसको एंशियंट इंडिया में बोला जाता था तमिलिकम, जिसका क्या मतलब है एंशियंट तमिल कंट्री। इसमें इन तीन चीफडम्स का उदय होते हुए दिखता है, चोलास, चेरास, पांड्यास। इसके अलावा और भी किंगडम्स या और भी चीफडम्स का इमरजेंस हुआ, मगर ये इंपॉर्टेंट है। इनके इंपॉर्टेंट होने की वजह यह है कि ये बहुत लंबे वक्त तक अस्तित्व में रहे, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इन्होंने साउथ इंडिया के जिन जिन क्षेत्रों में ये थे उनको दी, और बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी जो है इन किंगडम्स में, इन चीफडम्स में हमको देखने को मिलती है। तो साउथ में इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि और भी दूसरे किंगडम्स हुए, और भी दूसरे चीफडम्स हुए, मगर क्योंकि ये सबसे लंबे वक्त तक अस्तित्व में थे, सबसे लंबे टाइम पीरियड तक इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में शासन किया, तो इनका जो है साउथ की हिस्ट्री के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसलिए प्रोमिनेंटली चोलास, चेरास एंड पांड्यास के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है और बनता भी है। अब ये इनका क्षेत्र कहां कहां पर था, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं और फिर फर्दर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, ये साउथ डेक्कन और डेक्कन से नीचे का इलाका, इसमें अब आपको और भी दूसरे चीफडम्स या किंगडम्स देखने को मिल रहे हैं, बट प्रोमिनेंटली चोला, चेरा और पांड्या, ये तीन जो आपके चीफडम्स थे जो अल्टीमेटली फिर एमर्ज करते हैं, आगे पावरफुल किंगडम्स में डेवलप होते हैं, इसमें से फिर पावरफुल एम्पायर्स भी हमको देखने को मिलेंगे। ये इन क्षेत्रों में इनकी शुरुआत हुई थी, इन क्षेत्रों में ये एमर्ज हुए थे, देख लीजिए इसे। इसके अलावा और भी देखिए छोटे छोटे चीफडम्स या फिर किंगडम्स हैं, मगर वक्त के साथ में ये अल्टीमेटली इन्हीं तीनों प्रोमिनेंट चीफडम्स में शामिल हो गए। तो और इनका उतना ज्यादा जो है इंपैक्ट आपको साउथ की हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता, इसलिए इनको रेलेवेंस नहीं दिया गया है। प्रोमिनेंटली अपने को इन तीनों के बारे में बात करनी है। चले आगे बढ़ते हैं। We know about these states from a variety of sources. For instance, the early Tamil Sangam text contains poems describing chiefs and the way in which they acquired and distributed resources. तो अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चोला, चेरा और पांड्या ये इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लंबे वक्त तक इनका शासन रहा, स्टेबल थे, प्रॉस्पेरस थे, इनके लीडरशिप में, इनकी किंगडम्स में साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा तरक्की हुई। मगर सवाल उठेगा कि भाई आपको कैसे पता कि यही चीजें हो रही थी, ऐसा ही हो रहा था वगैरह वगैरह। दूसरे शब्दों में, इन किंगडम्स की हिस्ट्री लिखने के लिए आपके पास में कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहां से आप इनके इतिहास के बारे में पता करते हो और कहां से आप इसकी हिस्ट्री की राइटिंग करते हो। तो इसका जवाब है, इनके बारे में जो इतिहास लिखा गया है उसके लिए इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपको कई सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज से मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इसमें है तमिल संगम लिटरेचर। तमिल संगम लिटरेचर में आपको पोएम्स और कई सारे टेक्स्ट हैं जिसमें इन किंगडम्स के बारे में जिक्र देखने को मिलता है, और वहां से फिर इनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। जैसे कि इसमें बताया गया है कि तमिल संगम लिटरेचर में कई सारी पोएम्स में कई सारे चीफ्स का जिक्र है। इन चीफ्स ने किस तरीके से अपनी वेल्थ एक्वायर करी, किस तरह से अपनी किंगडम्स को डेवलप किया, और उसके बाद में ये किंगडम्स या वेल्थ एक्वायर करने के बाद में रिसोर्सेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अपने समर्थक किस तरह से जुटाते थे, किस तरह से राज करते थे, इसके बारे में एक अच्छा चित्रण जो है इन पोएम्स में किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा और भी दूसरे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, बट प्रोमिनेंटली तमिल संगम लिटरेचर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसकी मदद से इन किंगडम्स की हिस्ट्री को या फिर इन चीफडम्स की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। चले आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर एक छोटा सा ब्लॉक है एनसीईआरटी में, उसमें उसकी इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसकी मदद से फिर अपन समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो टेक्स्ट है आपका जो संगम लिटरेचर का या फिर किसी और पर्टिकुलर लिटरेचर का, उसकी मदद से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। देखते हैं।
The Pandya chief Senguttuvan visits the forest. This is an excerpt from शिलापादिकारम, an epic written in Tamil. तो शिलापादिकारम के नाम से एक एपिक लिटरेचर है जिसको तमिल भाषा में लिखा गया है, उसमें से एक सर्टेन हिस्सा जो है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अपने को एनसीईआरटी में दिया गया। इसको पढ़कर अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस तरीके के एंशिएंट टेक्स्ट में से हिस्टोरिकल रीराइटिंग की जाती है या फिर इसमें से कंटेंट निकाला जाता है जिसके बेसिस पर इतिहास को लिखा जाता है। देखते हैं। When he visited the forest, people came down the mountain singing and dancing, just as the defeated show respect to the victorious king. So did they bring gifts: ivory, fragrant wood, fans made of the hairs of deer, honey, sandalwood, red ochre, antimony, turmeric, cardamom, pepper, etc. They bought coconuts, mangoes, medicinal plants, fruits, onions, sugar cane, flour, arcara nut, bananas, baby tigers, lions, elephants, monkeys, bear, deer, musk deer, fox, peacock, musk cat, wild cocks, स्पीकिंग पैरट्स एक्सेट्रा। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है शिलापादिकारम में कि सेन गुट्टुवन नाम के एक पांड्या चीफ हुआ करते थे, वो अपने राज्य का जो फॉरेस्ट का इलाका था, जंगल में जब घूमने के लिए गए तो क्या हुआ उसका इसमें डिस्क्रिप्शन किया गया। तो इसको अब मैंने इसको पूरा आपके लिए पढ़ा, अब इसकी एक लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं और इसको फिर हम डिकम्पोज कर उसमें से कैसे हिस्टोरिकल चीजें निकाली जाती हैं उसको समझने की कोशिश करता है। When he visited the forest, people came down the mountains singing and dancing। यानी कि जब राजा जंगल में गया तब और जब जंगल के लोगों को पता चला कि भाई राजा जो है आपका फॉरेस्ट में या फिर वन्य क्षेत्र में आए हैं, तब माउंटेन्स में जो रहने वाले लोग थे, प्रोमिनेंटली यहाँ पे माउंटेन्स में अगर रह रहे हैं तो ट्राइबल लोगों की बात हो रही है, जो ट्राइबल लोग थे या वनवासी जो थे, जब उनको पता चला तो वो अपने माउंटेन से नीचे उतर कर आए, सिंगिंग एंड डांसिंग करते हुए, यानी कि गाते बजाते हुए वो लोग नीचे की तरफ में निकल कर आए। जस्ट एज द डिफीटेड शो रिस्पेक्ट टू द विक्टोरियस किंग, सो डिड दे ब्रिंग गिफ्ट्स। तो जब इनको पता चला पहली चीज की राजा जो है भाई आपके फॉरेस्ट में आ रहा है, तब ये जो माउंटेन्स पे रहने वाले लोग थे, प्रोमिनेंटली जो वनवासी थे, ये अपने पहाड़ों से नीचे उतरकर राजा के स्वागत के लिए आए। कैसे आए? नाचते गाते हुए ये लोग नीचे आए, और जिस तरीके से एक हारा हुआ राजा एक जीते हुए राजा को रिस्पेक्ट देता है, रिस्पेक्ट में उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आता है, उसी तरीके से ये लोग भी यहां पर गिफ्ट्स लेकर आए। अब इतना पढ़ के अपने को दो तीन बातें समझ में आती हैं। पहला तो ये कि राजा अगर अपने किंगडम के किसी भी क्षेत्र में जाता था तो इस पर्टिकुलर विजिट को एक तरीके से वहां पर एक तरीके के फेस्टिवल के तौर पर लिया जाता था। लोग गाते बजाते हुए या फिर अपने अपने तरीके से राजा को रिस्पेक्ट शो करते हुए उससे मिलने के लिए आते थे, उसका अभिवादन करने के लिए आया करते थे, और जब वो आते थे तो साथ में अपने गिफ्ट्स लेकर आते थे। तो इससे यह भी समझ में आता है कि राजा से खाली हाथ मिलने नहीं जाया जाता था। एक और बात यहां पे लिखी हुई है कि जब एक राजा किसी दूसरे राजा से हार जाता था तो हारने के बाद में वो उसका अभिवादन करने के लिए अपने साथ में गिफ्ट लेकर जाता था। तो इससे अपने को यह भी समझ में आता था कि पुराने जमाने में अगर फाइटिंग हो रही है किन्हीं दो किंगडम्स के बीच में, और अगर एक किंगडम जीत गई दूसरी हार गई, तो हारा हुआ राजा अपने साथ में जीते हुए राजा के सामने किस तरीके से जाता था। तीन बातें अपने को यहां से समझ में आती हैं। आगे so did they bring gifts: ivory, fragrant wood, fans made of the hairs of deer, honey, sandalwood, red ochre, antimony, turmeric, cardamom, pepper, etc. तो ये लोग अपने साथ में जो जो चीजें लेकर आए हैं अब राजा को गिफ्ट देने के लिए, अब यहां से दो बातें समझ में आएंगी। एक तो प्रोमिनेंटली यहां पर ये लोग क्या क्या चीजें उगाते थे, किन किन चीजों का जो है ज्यादा प्रोडक्शन होता था, दूसरा किन चीजों को गिफ्ट देने लायक समझा जाता था। ये दो बातें अपने को यहां पर समझ में आ रही हैं। और छोटे मोटे आदमी को आप गिफ्ट दे नहीं रहे हो, आप राजा को गिफ्ट दे रहे हो, इसका मतलब आप अपनी सबसे बेहतरीन चीज उसको दोगे। तो इससे यह भी समझ में आता है कि उस वक्त में कौन सी चीजें जो हैं आपका मानी जाती थी कि भाई इनका एक सर्टेन वैल्यू है, इनकी एक सर्टेन आप कह सकते हैं बखत है, तभी जो है इसको राजा को गिफ्ट किया जा रहा है। क्या क्या ये लोग लेकर आए हैं? आइवरी यानी कि हाथी दांत, दूसरा फ्रेग्रेंट वुड्स, फ्रेग्रेंट वुड्स यानी कि ऐसी लकड़ियां जिसमें से स्मेल आती है, प्रोमिनेंटली चंदन की बात हो रही है। फैंस मेड ऑफ द हेयर्स ऑफ डीर, जो हिरण है उसके बालों से बनाए गए हाथ से झुलाने वाले जो पंखे होते हैं वो। हनी यानी कि शहद, सैंडलवुड, सैंडलवुड यानी कि चंदन, मतलब ये जो फ्रेग्रेंट वुड्स हैं इसके अलावा और भी फिर लकड़ियां होती होंगी जिसमें से स्मेल उठती होगी, उसकी बात हो रही है। रेड ऑकर, वो जो लाल कलर के आलते जैसा कलर होता है जिससे पेंटिंग की जाती है, वो हो गया। एंटीमनी, टर्मरिक, हल्दी और ये कार्डमम, पेपर, ये मसालों की बात हो रही। तो ये सारी चीजें ये लोग लेकर आए। इससे क्या समझ में आता है? इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इन सारी चीजों का बड़ा प्रोडक्शन हो रहा होगा, इन सारी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा होगा, प्लस इन चीजों की एक सर्टेन वैल्यू थी, तभी इनको जो है राजा को गिफ्ट करने के लिए लाया गया। आगे ये बोलते हैं, दे बॉट
कोकोनट, मैंगोस, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स, ओनियन, शुगर केन, फ्लावर, आर्केरा नट, बनाना, बेबी लॉयन और काफी सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। साथ ही अपने साथ में फल लेकर आए हैं, और आपका प्याज लेकर आए हैं, और आपके कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि औषधियां लेकर आए हैं, शुगर केन यानी कि गन्ना लेकर आए हैं, आर्केरा नट यानी कि वो जो सुपारी है वो लेकर आए हैं, कई सारे फूल लेकर आए हैं। तो अब ये सारी चीजें लाने का मतलब क्या है? साथ में आपके छोटे जो जानवरों के छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं, बोलने वाले पैरट्स हो गए और इस तरीके की चीजें, ये सारी चीजें यहां पर मास प्रोड्यूस होती थी, इनका यहां पर मास प्रोडक्शन हो रहा था, ये अपने को समझ में आता है। और यहां से एक और बात पल्ले पड़ती है कि इन सारी चीजों की मदद से ही यहां पर व्यापार वगैरह होता हो। अगर आप राजा को ये चीज गिफ्ट में दे रहे हो, मतलब इनकी एक सर्टेन वैल्यू है, और ये चीजें अगर इतनी मात्रा में हो रही हैं कि इनको गिफ्ट के रूप में दिया जा सकता है, मतलब इनका व्यापार भी होता होगा। अगर व्यापार होता होगा इसका, अब चाहे वो पैसे के बदले में होता हो, सोना चांदी के बदले में होता हो, या फिर आप ये चीज देकर किसी से कुछ और लेते हो, मगर प्रोमिनेंटली इन चीजों का यहां पर व्यापार होता था। मतलब अगर इन पे टैक्स वगैरह लगाने की भी बात हुई तो राजा इन सारी चीजों के ऊपर टैक्सेशन लगाकर यहां से अपना रेवेन्यू कमाया करता था, ये भी अपने को समझ में आ रहा है। तो इससे एक और चीज पल्ले पड़ती है कि आपके रेवेन्यू के सोर्सेज जो हैं, किन चीजों के ऊपर टैक्सेशन लगाकर या किन चीजों को कंट्रोल कर कर, किन के व्यापार को कंट्रोल कर कर जनरेट होते थे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन शिलापादिकारम के इस छोटे से टेक्स्ट को पढ़कर डेवलप होती है। तो सोच के देखिए, जब ये हजारों हजारों पन्नों के जो ये लिटरेचर लिखे गए हैं, जिसको बैठकर हिस्टोरियंस पढ़ते होंगे, और साथ में जो हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है उसके साथ में फिर बैठकर इनको मैच किया जाता होगा, उसके बाद फिर जो यूजफुल इंफॉर्मेशन निकल कर आती होगी, उससे कितना कुछ पता चलता है, इसकी मदद से फिर जो है हिस्टोरिकल राइटिंग की जाती है। तो ये जो बात इसके पहले वाली स्लाइड में लिखी है कि हमको इनके बारे में कई सारे सोर्सेस से पता चलता है, और प्रोमिनेंटली जो अर्ली संगम आपका जो टेक्स्ट है, लिटरेचर है, इससे अपने को पता चलता है। तो उसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर जो आपका टेक्स्ट है उसका कोई अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है तो उसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया जाता है, उसको फिर क्रॉस चेक कैसे किया जाता है, और उसके बाद फिर उसका हिस्टोरिकल राइटिंग में किस तरीके से इस्तेमाल होता है, वो अपने को यहां पर समझ में आता है। चले आगे बढ़ते हैं। Many chiefs and kings, including the Shatavahanas, who ruled over parts of western and central India, 2nd century before Common Era to 2nd century Common Era, and the Shakas, a people of Central Asian origin who established kingdoms in the northwestern and western parts of subcontinent, derived revenues from long distance trade. तो जिस तरह से अपन ने अभी शिलापादिकारम के छोटे से टेक्स्ट को पढ़कर यह समझा कि ये जो राजा है सेन गुट्टू वन, जब ये फॉरेस्ट में आया तो लोग क्या क्या लेकर आते हैं, सारी चीजें, इससे अपने को दो तीन बातें जो पता चली कि भाई यहाँ पे किन चीजों का ट्रेड हो रहा है, किसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, रेवेन्यू कैसे कमाए जाते हैं। तो इससे अपने को यह पता चला कि सेन गुट्टूवन के का जो अंपायर है वो ठीक ठाक चल, सेन गुट्टूवन की जो किंगडम है वो ठीक ठाक चल रही थी। अब यहीं से सवाल उठता है कि इस वक्त में फिर जो दूसरी किंगडम्स हुआ करती थी, नॉर्थ में हो या कहीं और हो, ये फिर किस तरह से पैसा कमा रही थी। एक वाजिब सवाल है कि अगर साउथ में ये सारी चीजें हैं और इनसे व्यापार हो रहा है और इस पर टैक्सेशन वगैरह लगाया जा रहा है, तो नॉर्थ में फिर ऐसा क्या हो रहा था जिसकी मदद से किंगडम्स अपने खजाने भर रही थी और उससे अपना अंपायर चला रही थी या फिर अपने किंगडम्स को चला रही थी। वाजिब सवाल है, उसका जवाब भी अपने को यहां पे मिलता है कि कई सारे जो चीफ्स और किंग्स थे, अब जिनके पास में इतना मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा चीजों का, सेन गुट्टूवन के यहां तो यह है कि इतनी सारी चीजें उगाई जा रही हैं, इन सब के ऊपर वो टैक्सेशन वगैरह लगाया जा रहा है, मगर ऐसे किंगडम्स जहां पर इतना ज्यादा मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वो फिर क्या कर रहे हैं, उसका अपने को जवाब मिलता है। जैसे दो किंगडम्स की बात की गई है, एक तो शतावनाज हैं जिन्होंने 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लेकर 2nd सेंचुरी कॉमन एरा तक यानी कि लगभग 400 सालों तक रूल किया है। कहां पर? वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के कुछ इलाकों में रूल किया है। और दूसरे शाकाज की बात की गई है। शाकाज मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग थे, इन्होंने अपने किंगडम्स इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में इन्होंने बनाए थे। अपने को यह पता चलता है कि इनके जो किंगडम्स थे यहां से लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड होते थे, यानी कि अगर आप जैसे चाइना से कोई आदमी चला है अपना सामान लेकर और इंडिया तक आया है, या फिर इंडिया से कोई आदमी चला है और नीचे श्रीलंका तक जा रहा है, या फिर नीचे साउथ की किंगडम से कोई आदमी चला है और वो आपका नॉर्थ इंडिया से होता हुआ सेंट्रल एशिया में या फिर चाइना में या फिर कहीं और निकलना चाहता है, तो आपको जाना तो अल्टीमेटली पड़ेगा मध्य भारत या नॉर्थन इंडिया या वेस्टर्न इंडिया से होते हुए। मतलब ये कि इनकी जो किंगडम्स थी, शतावना की किंगडम हो गई, शाकास की किंगडम हो गई, ये लोग पढ़ते थे इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस के जो व्यापार हो रहे हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेड रूट्स डेवलप हुए हैं उनके बीच में। अब क्योंकि
इनकी किंगडम्स में से काफी बड़ी मात्रा में व्यापारी अपना सामान लेकर निकल रहे हैं, और इनके यहाँ पर स्किन गुट्टू वन की तरह बहुत ज्यादा प्रोडक्शन अगर चीजों का नहीं हो रहा है, तो ये लोग फिर क्या करते थे, इस पर्टिकुलर ट्रेड रूट्स के ऊपर इनकी किंगडम से जो भी सामान जा रहा है उसके ऊपर ये लोग लगाया करते थे टैक्स, और इससे फिर ये लोग कमाई किया करते थे। इसको समझने के लिए इनकी किंगडम्स के मैप में आपको दिखाता हूं, तब आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिए, शतावनास का जो किंगडम है इतने इलाके में फैला हुआ है। अब अगर सपोज कर लें साउथ में या श्रीलंका से कोई व्यापारी उठकर चाहता है कि यार मैं ऊपर आपका चाइना या तिब्बत निकल जाऊं, या फिर मैं यहां से जो है ईरान और बाकी जो आपका सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट का जो इलाका है वहां पर निकल जाऊं, दोनों के लिए जाना आपको शतावना की किंगडम से ही पड़ेगा। इसी तरह इसका उल्टा कर दीजिए कि कोई व्यापारी ऊपर नॉर्थ से अगर नीचे की तरफ साउथ जाना चाहता है, चाइना से अगर आपका जमीनी रास्ते से आया है और यहां से यहां जाना चाहता है, या फिर अगर सेंट्रल एशिया से आया है और वो यहां नीचे की तरफ में जाना चाहता है, इधर वे उसको जाना जो है शतावना की टेरिटरी से पड़ेगा। अब शतावना के यहाँ लेट से अगर उतना चीजें नहीं प्रोड्यूस हो रही जितना नीचे तमिलिकम की किंगडम्स में हो रही हैं, जिनके ऊपर फिर वो टैक्स वगैरह लगा के कमाई कर सके, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि यार तुम चाहे ऊपर से नीचे की तरफ में जाओ, चाहे तुम नीचे से ऊपर की तरफ में जाओ, क्योंकि तुम व्यापार करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेड रूट है, क्योंकि तुम व्यापार करने के लिए मेरे रास्ते से मेरे किंगडम से निकल रहे हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाऊंगा। तुम्हें अगर यहां से सिक्योरली अपना सामान लेकर निकलना है तो एक सर्टेन अमाउंट में कि तुम कितना सामान लेकर जा रहे हो, उसकी कितनी वैल्यू है, उसके ऊपर मैं तुम्हारे ऊपर टोल टैक्स लगाऊंगा और वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। अब ये जो टोल टैक्स लगाया जाता था, ये टोल टैक्स लगा लगाकर शतावनाज और शाकास की जो किंगडम्स है उन्होंने जमकर पैसा बनाया। इससे अपने को एक और बात समझ में आती है कि ट्रेड कितने बड़े रूप में हो रहा था, कितने बड़े लेवल पर हो रहा था। अपने को यहां से ट्रेड का जो स्केल है वो समझ में आना चाहिए कि कितने बड़े लेवल पर ट्रेड हो रहा था, नीचे से ऊपर की तरफ में, ऊपर से नीचे की तरफ में, या यूं कहें कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट कितने वाइब्रेंट थे कि सिर्फ टोल टैक्स लगा लगाकर ये लोग अपनी किंगडम्स चला रहे थे। ये इनकी आय का जो है मेजर स्रोत बना हुआ था। तो ये शतावनाज हो गए, ये शाकाज हो गए। अब फिर वही बात कि जब शाकाज की किंगडम से आपने क्रॉस करना है, चाहे यहां से यहां जा रहे हो, चाहे यहां से यहां कहीं जा रहे हो, आपको निकलना पड़ेगा इन इलाकों से। अगर आप इनकी किंगडम से होकर जाओगे तो फिर वही बात कि भाई कितना मात्रा में आप सामान लेकर जा रहे हो, कितनी वैल्यू का सामान लेकर जा रहे हो, उसके ऊपर टोल टैक्स लगाया जाएगा, और उस टोल टैक्स की मदद से शाकाज अपनी किंगडम में से अपनी किंगडम को चला रहे थे। मेजर जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना रखा था वो इसको बना रखा था। तो ये जो है इस टाइम पीरियड पे इस तरीके की दूसरी किंगडम्स जहां पे बहुत ज्यादा चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, वो इस तरीके से अपने आय के स्रोत भरते थे और इन रेवेन्यूज के सोर्सेस की मदद से वो अपनी किंगडम्स को रन कर रहे थे। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है देयर सोशल ओरिजिन्स वेर ऑफन ऑब्सक्योर बट एज वी विल सी इन द केस ऑफ शतावनास वंस दे एक्वायर्ड पावर दे अटेम्प्टेड टू क्लेम सोशल स्टेटस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो यहां पर जो शतावनास के बारे में या शाकास के बारे में बात की गई है, खासतौर पे शाकास के बारे में बात की गई है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, और वो वही बात की ये लोग अपना टैक्स वगैरह लगाकर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के ऊपर अपना रेवेन्यू निकालते थे। उसी के बारे में आगे लिखा है कि शाकास के सोशल ओरिजिन्स के बारे में कुछ खास नहीं पता कि ये लोग कौन लोग थे, सेंट्रल एशिया में एग्जैक्टली कहां से आए थे वगैरह वगैरह। मगर फिर आगे ये लोग लिखते हैं कि एक इंटरेस्टिंग बात राजाओं के बीच में होती थी कि एक बार कोई राजा या फिर कोई आपका किंगडम मजबूत होता था, कोई अपनी एक पावर अगर एक्वायर करता था, एक बार जब वो अपने आप को स्थापित कर लेता था, तो उसके बाद में फिर वो कोशिश करते थे कि अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाकर या फिर एलिवेटेड रूप में दिखाया जाए। शतावनाज के केस में इस चीज एग्जांपल को हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे कि शतावनाज ने किस तरीके से अपने सोशल स्टेटस को प्रोजेक्ट किया है। बट यहाँ पे ये लोग राजाओं के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि जब भी कोई किंगडम मजबूत होती थी या फिर उसका इमरजेंस होता था, तो उसका जो रूलर होता था, अगर उसके सोशल ओरिजिन्स ऑब्सक्योर हैं, उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, या फिर अगर उसके सोशल ओरिजिन्स जो है उतने अच्छे नहीं है, सोसाइटी में उतने अच्छे आप कह सकते हैं उसको लेवल पर नहीं देखा जाता है, तो फिर वो कई सारी चीजें ऐसे किया करता था जिसकी मदद से वो प्रोजेक्ट करता था कि भाई मेरे सोशल ओरिजिन्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत हाई बॉर्न हूं या हाई क्लास से आता हूं वगैरह वगैरह। इसको हम लोग आगे थर्ड चैप्टर में देखेंगे शतावनास के एग्जांपल के साथ में, बट इसमें लाइन लिखी हुई थी तो मैंने आप लोगों के साथ में इसको डिस्कस किया। चले आगे बढ़ते हैं।